Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, TGT LT Grade English Important Points Facts के क्रम में पार्ट थर्ड डिस्कस किया जाएगा जो कि रिलेटेड टू जॉन मिल्टन है। इससे पहले हमने जॉन मिल्टन से संबंधित दो पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। और फ्रेंड्स बता दें कि जो मेहनत करता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। कठिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं, इससे बड़ा कोई जोड़ नहीं और इससे बड़ी कोई होड़ नहीं। ना तोड़ है, ना जोड़ है, ना होड़ है। होड़ करो तो कठिन मेहनत की कि व्यक्ति कैसे सिलेक्ट हुआ, उसने क्या प्रक्रिया अपनाए, उससे ज़रूर पूछिए। आपको ईर्ष्या नहीं करनी है सिलेक्टेड व्यक्ति से, बल्कि उससे प्रेम पूर्वक पूछना है कि किस तरह से उसकी जर्नी रही और उसने कैसे सिलेक्शन लिया और उसने कैसे पढ़ाई की। उसकी होड़ करनी है। उसने 5 घंटे पढ़ाई की, आप 6 घंटे पढ़िए। जोड़ करना है कि कठिन मेहनत को जोड़ते जाइए, प्लस करते जाइए और इसका तोड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कठिन मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले, टेक्निकल विचारों से तैयारी करने वाले लोग सिलेक्ट होते हैं और आप में से ही होंगे, आप ही होंगे। ये निश्चित रखिए, मेहनत करिए, मन को बिल्कुल हार मत मानिए। आइए पार्ट 3 डिस्कस करते हैं जॉन मिल्टन जी का। पार्ट 2 में हम पहुंच चुके थे उनकी यात्राओं में, उन्होंने अपनी यात्राएं कहाँ कहाँ की। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि उनकी जो फ्रांस और इटली की यात्रा रही उसमें क्या हुआ, कहाँ कहाँ घूमे थे। देखा, पहला पॉइंट है ही फर्स्ट वेंट टू कैलेश एंड देन टू पेरिस। पहले वो कैलेस गए और फिर पेरिस। राइडिंग हॉर्स बैक। कैसे गए थे? हॉर्स बैक, घोड़े पर सवार होकर पेरिस भी गए थे। विद ए लेटर फ्रॉम डिप्लोमेट हेनरी वॉटन टू एवेस्डर जॉन स्कूडेमोर। मतलब वह पहले कैलाश गए और फिर राजनयिक हेनरी वॉटन से राजदूत जॉन स्कूडामोर को लिखे पत्र के साथ घोड़े पर सवार होकर के वो पेरिस गए थे। थ्रू स्कूडामोर मिल्टन मेट ह्यूगो ग्रोटिस, ए डच लॉ फिलोसोफर, प्लेराइट एंड पोइट। देखिए यहाँ से ये पॉइंट बन जाता है कि जो उनकी यात्रा रही थी, कहा गया है कि स्कूडामोर के माध्यम से, स्कूडामोर कौन थे? राजदूत जॉन स्कूडामोर के माध्यम से क्या हुआ था उनका, उन्होंने मिल्टन की मुलाकात किससे हुई थी? डच जो कानून का दार्शनिक था, नाटककार था और कवि था। कौन था? हीगो ग्रोटियस। हीगो ग्रोटियस जो कि एक डच लॉ फिलोसफर, कानून का दार्शनिक था, प्लेराइट भी था और पोइट भी था। किसके माध्यम से हुई थी? स्कूडामोर के माध्यम से मिल्टन की उनसे मुलाकात हुई थी। उसी दौरान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहां से। मिल्टन लेफ्ट फ्रांस सून आफ्टर दिस मीटिंग। ही ट्रेवल्ड साउथ फ्रॉम नाइस टू जेनेवा एंड देन टू लिवोर्नो एंड पिसा। वहां से मुलाकात करने के बाद मिल्टन ने फ्रांस को छोड़ दिया था और वह नाइस, जेनेवा और फिर लिवोर्नो और पीसा के दक्षिण की ओर चले गए। ही रीच्ड फ्लोरेंस इन जुलाई 1630। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्टन फ्लोरेंस में कब पहुंचे थे? तो जुलाई 1638 में फ्लोरेंस में उनका आगमन हुआ था। While there, Milton enjoyed many of the sights and structures of the city. His candor of manner and erudite Neo-Latin poetry earned him friends in Florence intellectual circles, and he met the astronomer Galileo. अब पूछा जाता है कि गैलीलियो जो एस्ट्रोनॉमर था, मिल्टन की भेंट किससे हुई या किस कवि की
गैलीलियो से भेंट हुई, तो ये भी क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है और कब हुई, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जैसे ही वे जुलाई 1638 में फ्लोरेंस पहुंचे थे, वहाँ रहते हुए मिल्टन ने शहर के कई स्थानों और रचनाओं का आनंद लिया था। प्रकार जो स्ट्रक्चर थे, संरचनाएं थी, और उसके व्यवहार की स्पष्टता और विद्वान नव लैटिन कविता ने उन्हें फ्लोरेंटाइल बौद्धिक हलकों में दोस्त बनाए, और उनकी मुलाकात खगोल शास्त्री गैलीलियो से हुई थी। और कहाँ हुई थी? फ्लोरेंस के विजिट पर। ही लेफ्ट फ्लोरेंस इन सितंबर महीने में उन्हें फ्लोरेंस को छोड़ दिया था, टू कंटिन्यू टू रोम, और उन्होंने सितंबर माह में रोम में जाने के लिए और फ्लोरेंस को छोड़ देते हैं। मिल्टन लेफ्ट फॉर नेपल्स टू द एंड ऑफ नवंबर, और उन्होंने वहाँ से फिर रोम से जो है नवंबर के एंड में नेपल्स जाने के लिए भी वहाँ से स्टार्ट कर दिया। वेयर ही स्टेड ओनली फॉर अ मंथ बिकॉज ऑफ स्पेनिश कंट्रोल। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि लिखा गया कि सितंबर में वो गए थे, हाँ, और अक्टूबर नवंबर के एंड में उन्होंने वहाँ से रोम से जो है नेपल्स के लिए जाने के लिए वहाँ से भी अपना स्टार्ट कर दिया था, और नवंबर के अंत में मिल्टन नेपल्स के लिए रवाना हुए थे वहाँ से रोम से, जहाँ वे स्पेनिश नियंत्रण के कारण केवल 1 महीने के लिए रुके थे। अब देखिए ये चीज़ है कि नेपल्स में जा करके वो कितने महीने रुके थे? ओनली 1 मंथ रुके थे। और क्यों रुके थे? स्पेनिश कंट्रोल के कारण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरेंस से कब उन्होंने रवानगी की? तो सितंबर में की थी। कहाँ के लिए? रोम के लिए। और फिर वहाँ से वो कहाँ चले गए? नेपल्स, जहाँ की नवंबर के अंत में ही उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। कारण था केवल 1 माह रुके थे, कारण था स्पेनिश कंट्रोल। ड्यूरिंग दैट टाइम ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जोवनी बतीशा मानसो, और उसी टाइम उनकी जो है किससे भेंट हुई थी? जियोवानी बैटिस्टा मानसो से भेंट भी हुई थी। पैट्रॉन टू बोथ लॉर्कियोटो टास्को एंड टू जियावतिंसा मैरिनो। कहा गया है कि उसी दौरान उनकी किससे बात हुई थी? परिचय हुआ था जियोवानी बैटिस्टा से मानसो से हुआ था, जो टोरवेटो टेसो और गियामेतिस्ता मैरिनी दोनों के संरक्षक थे। तो जियोवानी बतिस्ता मानसो किसकी भेंट हुई थी? वो मिल्टन साहब की हुई थी। कब? जब वो स्पेनिश कंट्रोल के कारण वहाँ से जो है टर्न हुए थे, रवाना हुए थे। और वो बतिस्ता मानसो कौन था? जियोवानी तो पैट्रॉन था, संरक्षक था इनका लॉर्क्वेटो टासो का और गियो बतिस्ता मैरिनो का। Originally, Milton wanted to leave Naples in order to travel to Sicily. देखिए, लेकिन अब कहा गया कि वास्तविक रूप था, कहते हैं कि साहब उन्होंने नेपल्स को स्पेनिश कंट्रोल के कारण छोड़ा, लेकिन ये कह रहे हैं कि वास्तविकता थी कि मिल्टन जो है नेपल्स को छोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सिसिली की यात्रा करना चाहते थे। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपल्स को क्यों छोड़ना चाहते थे? एक तो स्पेनिश कंट्रोल है, या फिर सिसिली की यात्रा के लिए उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने नेपल्स को छोड़ा था। एंड देन ऑन टू ग्रीस, और फिर ग्रीस की भी यात्रा। बट ही रिटर्न टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द समर ऑफ 1639, और इंग्लैंड कब वापस हुए? समर के टाइम में 1639, बिकॉज ऑफ व्हाट ही क्लेम्ड इन डिफेंसियो सेकुंडा। उन्होंने इसके लिए डिफेंसियो सेकुंडा में दावा भी किया है, सैड टाइडिंग्स ऑफ सिविल वार इन इंग्लैंड। उन्होंने अपनी जो है तो उनका लेख है डिफेंसियो सेकुंडा में उन्होंने इस बात का दावा किया है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध की दुखद खबरें थी, इसलिए उन्होंने जो है वहाँ से
मतलब रिटर्न होना पड़ा था। आफ्टर लीविंग फ्लोरेंस छोड़ने के बाद ही ट्रेवल्ड थ्रू ल्यूका, बोलोग्ना एंड फेरेरा बिफोर कमिंग टू वेनिस। पूछा जाता है कि वेनिस पहुंचने से पहले उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी, तो लूका, बोलोग्ना और फेरारो की भी उन्होंने यात्रा की थी। मतलब फ्लोरेंस छोड़ने के बाद वे वेनिस आने से पहले लुक्का या लूका, बोलोग्ना और फेरारा की उन्होंने यात्रा की और उसके बाद तब वो वेनिस में आए। इन वेनिस मिल्टन वाज एक्सपोज टू अ मॉडल ऑफ रिपब्लिकनिज्म। वेनिस में आकर के मिल्टन ने क्या किया था फ्रेंड्स, मिल्टन को रिपब्लिकवाद के एक मॉडल से अवगत कराया गया था वेनिस में। तो ये मतलब कहाँ पे मतलब कहना चाहिए रिपब्लिकवाद से कहाँ पे उन्हें एक्सपोज अवगत कराया गया था, तो वीनिस में कराया गया था। या वीनिस में रिपब्लिकवाद से किसको अवगत कराया गया था, तो वो मिल्टन को कराया गया था। किसी से क्वेश्चन आगे पीछे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने हिज मिल्टन एंड हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये पॉइंट ज़्यादा, हैड 4 चिल्ड्रन। मिल्टन और उनकी जो पहली पत्नी थी, क्या नाम था, मैरी पावेल। ये पूछा जाता है मिल्टन की पत्नी फर्स्ट वाइफ कौन थी, तो मैरी पावेल थी, जो कि 1625 में जन्मी थी और 1652 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कितने बच्चे थे इनसे पैदा, तो 4 बच्चे थे। कई क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाएंगे कि फर्स्ट वाइफ का नाम मैरी पावेल, फर्स्ट वाइफ की डेथ कब हुई थी, 1652। डेथ ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। उनके फर्स्ट वाइफ से कितने बच्चे थे मिल्टन के, तो 4 चिल्ड्रेन थे। अब उनमें से नाम भी पूछ लेते हैं, तो नाम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट था इनका एन ए, बॉर्न 29 जुलाई 1646 को, ये पहला बच्चा हुआ था। फिर दूसरा बच्चा था मैरी, जो कि 25 अक्टूबर 1648 में जन्म लिया था। थर्ड इनका चाइल्ड था जॉन, 16 मार्च 1651 में जन्म लिया था और जून 16, इससे पूछा जाता है 52 में वो एक्सपायर भी हो गया था। ये पूछा गया है। तो जॉन का जन्म 16 मार्च 1651 में हुआ था और उनकी डेथ जून 1652 में। मतलब एक से कितने माह उम्र रही होगी, आप समझ सकते हैं कितने उम्र उन्होंने जिया, आप जोड़ सकते हैं। अगला उसका था डेबोरा, जो 2 मई 1652 को जन्म हुआ था इनका और 10 अगस्त 1727 तक जीवन जिया था। तो ये 4 बच्चे थे पहली पत्नी से, मैरी पावेल से। इनको नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स, दोहराएंगे। पूछा जाता है कि हु वाज मैरी, हु वाज एनी, हु वाज जॉन, हु वाज डेबोरा, तो ये तो पूछा गया, ये वाला पूछा गया और ये भी पूछा गया है। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला देखिए, मैरी पावेल डाइड ऑन 5 मई 1652 फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग डेबोरास बर्थ। अब मैरी की मृत्यु का कारण बताया गया है कि मैरी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, किन कारणों से मैरी का जीवन समाप्त हुआ था। मैरी पावेल की मृत्यु 5 मई 1652 को डेबोरा के जन्म के बाद जटिलताओं के कारण हुआ था। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी दिक्कत हुई थी उनके लिए, क्योंकि बच्चे लगातार बच्चे हुए थे उनके, तो इस कारण से जो है उनकी जो मृत्यु कारण बनी डेबोरा का बर्थ। पूछा जाता है कि कब मरी, तो 5 मई 1652 को क्या कारण रहा था, कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग डेबोरास बर्थ, डेबोरा के बर्थ के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। मिल्टन्स डॉटर सर्वाइव्ड टू अडल्टहुड बट ही ऑलवेज हैड ए स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद देम। बताया गया है कि जो मिल्टन की बेटी थी, क्या नाम था उसका, डॉटर अर्थात डेबोरा, इसकी बात की जा रही है, वयस्क होने तक जीवित रही, लेकिन उनके बाद उनका रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा। मतलब उनमें जो है रिलेशनशिप बढ़िया नहीं रहा था। यहाँ पर मेन चीज़ याद करनी है कि डेबोरा के बर्थ के समय मैरी पावेल की मृत्यु हुई थी 5 मई 1652 को। ये इसका मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। आगे चीज़ें तो
थोड़ा जोड़ने के लिए रख देते हैं हम लोग। जो ब्लैक मार्क किया है वो ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑन 12 नवंबर 1656 मिल्टन वाज मैरिड टू कैथरीन वुडकॉक एट एस्ट मार्गेट्स वेस्टमिनिस्टर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 12 नवंबर 1656 को मिल्टन ने सेकंड वाइफ अर्थात कैथरीन वुडकॉक से शादी की थी। कहाँ की थी? एस्ट मार्गेट्स वेस्टमिनिस्टर। शी डाइड ऑन 3 फरवरी 1658। ये भी पूछा जाता है कुछ, कब शादी की थी, सेकंड वाइफ कौन थी, कई क्वेश्चन बन जाएंगे। कैथरीन वुडकॉक थी सेकंड वाइफ उनकी। शादी कब की थी? 12 नवंबर 1656 में। कहाँ की थी? एस्ट मार्गेट्स वेस्टमिनिस्टर में। ये कई क्वेश्चन यहाँ से आगे पीछे बन सकते हैं। अगला, उनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1658 को उनकी मृत्यु हुई। लेस देन 4 months आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर डॉटर कैथरीन हु आल्सो डाइड। अब देखिए कहा गया है कि लेस देन 4 month, 4 महीने से भी कम जन्म देने के बाद किसको? अपनी पुत्री कैथरीन को जन्म दिया था उन्होंने, और जो वह भी मर गई थी। कैथरीन भी जन्म के बाद ही मर गई थी, और उनके 4 महीने से कम के एवरेज में ही कैथरीन वुडकॉक की मृत्यु हो गई थी। तो 2 पत्नियों के बारे में हम पढ़ चुके। अगला फिर बेहतरीन पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। मिल्टन मैरिड फॉर ए थर्ड टाइम। तीसरी बार उन्होंने शादी की थी 24 फरवरी 1663 टू एलिजाबेथ मिंसुल। तो उनकी तीसरी पत्नी का नाम एलिजाबेथ मिंसुल था, जिनकी आपस में जो शादी हुई थी तो 24 फरवरी 1663 को हुई थी। फ्रेंड्स 24 फरवरी मेरे लिए भी एक लकी दिन है। क्यों लकी दिन है? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि 24 फरवरी यही माह, फरवरी का माह चल रहा है, 24 फरवरी को ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एज ए टीजीटी शिक्षक के रूप में। तो मेरे लिए 24 फरवरी का दिन काफ़ी महत्व रखता है, ये जीवन का महत्वपूर्ण दिन था। तो हम चाहते हैं कि आपकी भी 2025 में वह महत्वपूर्ण दिन हो जिस दिन आप याद करें। जैसे 24 फरवरी आते ही मैं अपने आप को रिमाइंड कर रहा हूँ कि 24 फरवरी को मेरी नियुक्ति हुई। तो 24 फरवरी 1663 को तीसरी बार एलिजाबेथ मिंसुल से मिल्टन की शादी हुई थी। अब इसका अगला पॉइंट है, मिंसुल 1638 को जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 1728 में। द नीस ऑफ थॉमस मिंसुल, ये थॉमस मिंसुल की नीस थी, भतीजी थी। ए वेल्दी एपोथेकेरी एंड फिलेंथ्रोपिस्ट इन मैनचेस्टर। मतलब काफ़ी अच्छे धनाढ़ परिवार से मामला था उनका, है ना। और जो कि मैनचेस्टर के धनी औषधालय और परोपकारी व्यक्ति थॉमस मिंसुल की भतीजी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी भतीजी थी? तो थॉमस मिंसुल की थी। ठीक, अगला पॉइंट है गाइस, द मैरिज टुक प्लेस एट एस्टी मैरी एल्डर मैरी। मतलब उन्होंने एस्टी मैरी एल्डर मैरी में उस स्थान पर शादी हुई थी। इन द सिटी ऑफ लंदन, जो कि लंदन का शहर है। डेस्पाइट ए 31 ईयर एज गैप, मतलब 31 वर्ष का गैप भी था। द मैरिज सीम्ड हैप्पी, और फिर भी मैरिज कैसी थी? बड़ी हैप्पी थी। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑवरे एंड लास्टेड मोर देन 12 years until मिल्टन्स डेथ। देखिए 1663 में शादी हुई थी जी, 1663 में शादी हुई थी। अब मिल्टन की मृत्यु के बारे में आपको पता है कब मृत्यु हुई थी? तो लगभग 12 साल ये रहा था मामला ना। 74 उनकी मृत्यु की डेट है, तो 12 साल तक ये शादी चली थी। जबकि मिसमैच क्या था, डिफरेंस ये पूछा जाता है कि उनके दोनों के बीच में 31 ईयर का डिफरेंस था। और जॉन एवरे बताते हैं
कि 12 साल तक बड़ा अच्छा उनका शादी का सिलसिला, और अंतिम तक जब तक मिल्टन की मौत हुई या मृत्यु हुई तब तक 12 साल का समय रहा। जॉन ऑबरे ने बताया कि बड़े अच्छे सकुशल ढंग से शादी उनकी जो है, शादी की जो कहना चाहिए कार्यविधियाँ अच्छी तरह से उनकी चलती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सैमुअल जॉनसन हाउ एवर क्लेम्स दैट मिन्सुल वाज अ डोमेस्टिक कंपेनियन एंड अटेंडेंट। अब देखिए ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि हालांकि सैमुअल जॉनसन का दावा है कि मिन्सुल एक घरेलू साथी और परिचारिका थी। यहाँ से पूछा जाएगा कि किसने कहा था मिन्सुल के लिए ए डोमेस्टिक कंपेनियन एंड अटेंडेंट। तो ये यहाँ से लाइनें पूछ ली जाती हैं फ्रेंड्स। ए डोमेस्टिक कंपेनियन, सॉरी, ए यहाँ से लाइनें होंगी आपकी, ए डोमेस्टिक, इतनी लाइन। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये सैमुअल जॉनसन का है। उन्होंने बताया कि बड़ी जो है सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि जो मिन्सुल थी घरेलू साथी और परिचारिका भी थी। आगे पूछा, एंड मिल्टन्स नेफ्यू एडवर्ड फिलिप्स, मिल्टन का नेफ्यू का नाम भी याद कर लो, एडवर्ड फिलिप्स इनका भतीजा था। रिलेट्स दैट मिन्सुल ऑपरेस्ड हिज चिल्ड्रेन, अब देखिए ये भी पूछा गया है, oppressed his children in his lifetime and cheated them at his death। देखिए मिन्सुल में क्या कमी थी, क्योंकि उनके बच्चे पीछे वाले थे, फर्स्ट वाइफ से बच्चे थे। तो मिन्सुल का जो उनके जो भतीजा है एडवर्ड फिलिप्स मिल्टन का, तो उसने इस चीज़ को और जोड़ा है। उन्होंने एक तरह का आरोप लगाया है, बताया गया है कि वो क्या करती, ऑपरेट किया करती थी उनके बच्चों के लिए। मिल्टन के बच्चे थे, पूरे लाइफ टाइम परेशान किया, एंड चीटेड देम एट हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें धोखा भी उसने दिया था, है ना। एडवर्ड थे जॉन फिलिप्स, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए लिखा है कि सैमुअल जॉनसन ने अच्छाई के बारे में लिखा है और उनके भतीजे ने उसे थोड़ा सा टीका टिप्पणी की। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। मेहनत करते रहिए, सिलेक्ट होकर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।